देखेंगे कि हमारी केमिकल इक्वेशन को मुझे अगर ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, मैं चाहती हूँ कि अगर उस केमिकल इक्वेशन से मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए, मुझे उसकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में पता चल जाए, मुझे रिएक्शन में जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है उसके बारे में पता चल जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी केमिकल इक्वेशंस में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले मैं अपनी केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकती हूँ। अगर मैं रिएक्शन में होने वाली चीज़ों के बारे में, उनकी फिजिकल, जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं उनकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर दूं कि वो जो मेरे पास रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो क्या है ना, तो मेरी केमिकल इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगी ना। मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मेरे रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अपनी रिएक्शन के अंदर मुझे फिजिकल स्टेट्स मेंशन करनी है। अब फिजिकल स्टेट्स बच्चों हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, अगर मेरे पास रिएक्टेंट सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तो उसके लिए मैं रिएक्टेंट के ब्रैकेट में लिख देती हूँ S, ठीक है। मैं ब्रैकेट में रिएक्टेंट के S सिंबल लिख दूंगी और उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा रिएक्टेंट सॉलिड है। अगर मेरे पास रिएक्टेंट लिक्विड है तो उसके लिए मैं सिंबल लिख देती हूँ L। अगर मेरे पास रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए मैं सिंबल लिख देती हूँ ब्रैकेट में G, ठीक है। कैसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन में उसको भी मैं बताऊंगी। उससे पहले बस इतना ध्यान रखो कि अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो उसको हम लोग लिखते हैं S, अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो उसको L लिखते हैं, और गैस है तो उसको G लिखते हैं। उसके अलावा बच्चों एक और चीज यहाँ पे लिखी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं AQ। कई बारी रिएक्टेंट्स के या फिर प्रोडक्ट्स के ब्रैकेट में ये AQ भी लिखा जाता है। अब ये AQ क्या बोलता है, AQ का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे एक्वस। क्या होता है, एक्वस। अब इस एक्वस का क्या मतलब है, एक्वस का मतलब है उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का वाटर में जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने सॉल्ट लिया, एक तो मेरा सॉल्ट सॉलिड होता है ना, लेकिन अगर मैं NaCl को पानी में डाल दूं, पानी में डिसॉल्व कर दूं, तो उसके बाद मेरे पास NaCl को पानी में डालने पर NaCl का सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो अब मैं NaCl को सॉलिड नहीं लिखूंगी, उसके सॉल्यूशन को मैं इस तरीके से लिखूंगी NaCl ब्रैकेट में AQ। बच्चों यहाँ पे ये AQ रिप्रेजेंट करता है कि NaCl का मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ। NaCl को मैंने पानी में डाल दिया और अब NaCl का मैंने सॉल्यूशन लिया रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें याद रखनी है फिजिकल स्टेट्स के लिए, कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट सॉलिड है तो ब्रैकेट में S लिखते हैं, लिक्विड है तो ब्रैकेट में L लिखते हैं, गैस है तो ब्रैकेट में G लिखते हैं, और अगर मैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का सॉल्यूशन पानी में बना रही हूं तो उसके लिए बच्चों हम लोग लिखते हैं ये टर्म एक्वस, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब मैं इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ा रही थी ना, वहां पे मैंने बताया था कि कई बारी हमारे पास रिएक्शन में गैसेस भी इवॉल्व होती है, कई बारी हमारे पास रिएक्शन में गैसेस भी इवॉल्व होती है। तो ये जब गैसेस इवॉल्व होती है ना, उसको भी हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिंबल मेरे पास होता है अपवर्ड एरो। ये जो अपवर्ड एरो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन में मेरे पास कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन में मेरे पास कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो जब भी मेरे पास रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व होती है तो उसको बच्चों हम लोग अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक और बात याद रखो, रिएक्शन में कभी कभी एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस भी बनता है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जब भी मेरे पास रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रही होती है, रिएक्शन में पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट बन रही होती है, इस प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन को बच्चों हम लोग डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी रिएक्शन में अपवर्ड एरो दिया हो ना, तो समझ जाना कि उस रिएक्शन के अंदर गैस इवॉल्व हो रही है, लेकिन अगर रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो दिया हो तो समझ जाना कि रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ 5 बातों का ध्यान रखना है।
कुछ 6 बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो उसके ब्रैकेट में लिखना है एस। पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया है कि रिएक्शन में कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है, कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है, वो इनसॉल्युबल सॉलिड को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात, सॉलिड के लिए रिएक्टेंट के ब्रैकेट में लिखना है एस, लिक्विड के लिए ब्रैकेट में लिखना है एल, गैस के लिए लिखना है जी। अगर किसी चीज का पानी में सॉल्यूशन बना रहे हैं तो पानी में जो उसका सॉल्यूशन बनेगा उसके लिए बच्चों हम लोगों को लिखना है AQ। क्या लिखना है? AQ। ये 4 बातें हो गई। अगर मेरे पास रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है बच्चों, उसको हम लोग अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मेरे पास रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो बच्चों उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये 6 बातें अपने दिमाग में रखो। और अब जब हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे ना, कोई भी अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। और इन सारी चीज़ों का हम यूज़ क्यों करेंगे? ताकि मैं केमिकल इक्वेशन देख के पता लगा लूँ कि मेरे पास अगर कोई रिएक्टेंट है ना तो वो रिएक्टेंट किस फिजिकल स्टेट में है, या फिर रिएक्शन में कोई ना कोई गैस तो इवॉल्व नहीं हो रही, या फिर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है ना। अब देखो, अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल सी रिएक्शन मैंने ली, कार्बन प्लस O2 गिविंग CO2। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इस केमिकल इक्वेशन को आप लोग देख के बता पा रहे हो क्या कि कार्बन की स्टेट क्या है, या फिर O2 की स्टेट क्या है, या फिर CO2 की स्टेट क्या है ना? नहीं बता पा रहे। तो मुझे अपनी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसकी फिजिकल स्टेट बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो मेरे पास कार्बन होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होती है, तो इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में G लिख दिया। कार्बन सॉलिड फॉर्म में था इसलिए इसके ब्रैकेट में S लिख दिया। और ये जो CO2 बनी ना, ये CO2 भी गैस थी इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में G लिख दिया, है ना। तो अब देखो, अब आप देख के बता सकते हो ना कि आपके पास कार्बन सॉलिड बन रहा है, जो कि कार्बन सॉलिड था जिसकी रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ हुई, और जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ हुई उस टाइम पे आपकी CO2 गैस की फॉर्मेशन हो गई। पहले इक्वेशन ज्यादा अच्छी लग रही थी या अब ज्यादा अच्छी लग रही है? अब ज्यादा अच्छी लग रही है ना, क्योंकि इक्वेशन को देख के मैंने बता दिया, जब मैंने उसकी फिजिकल स्टेट्स लिख दी उसको देख के मैंने बता दिया कि मेरे रिएक्टेंट्स की या फिर प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट क्या थी। ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास पहली रिएक्शन। ऐसे ही बच्चों हम लोग और एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2 की, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन की बात करूं तो H2 प्लस O2 गिविंग H2O। ठीक है, H2 प्लस O2 गिविंग H2O। ठीक है, तो जब हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम पे वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, मेरा गैस होती है, ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस होती है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन के ब्रैकेट में G लिख दिया, और जो बनने वाला वाटर है वो लिक्विड होता है इसलिए इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया L। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देख के हमें पता चल गया कि मेरे पास हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या थी, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या थी, और वाटर की फिजिकल स्टेट क्या थी। अब ये जो आप कलर वाली बात पूछ रहे हो कि कभी कभी कलर भी लिखते हैं, तो जब मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन कराऊंगी ना उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि कलर भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं उसके एग्जाम्पल उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फिजिकल स्टेट्स हम लोग मेंशन करते हैं, और फिजिकल स्टेट्स जब हम लोग मेंशन करते हैं उस टाइम पे रिएक्शन हमारी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। ठीक है, अब गैस इवोल्यूशन का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी हमारे पास रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है तब हम लोग कैसे लिखते हैं। तो बच्चों हमने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है उसमें मैंने छोटे छोटे जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए हैं। जब इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं ऊपर से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है
और हाइड्रोजन गैस बनने लग जाती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस हमारे पास इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इसके रिएक्शन लिख के देखते हैं। अब रिएक्शन क्या है कि मैं जिंक लेती हूं। अब जिंक क्या है? छोटे 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 पार्टिकल्स है इसके। तो जिंक की स्टेट होती है सॉलिड स्टेट। क्या स्टेट होती है? सॉलिड स्टेट होती है। तो इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया S। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर डाला H2SO4 का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन डाला? H2SO4 का सॉल्यूशन। क्योंकि H2SO4 का सॉल्यूशन डाला इसीलिए इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया AQ यानी कि एक्वस, यानी कि मैंने H2SO4 लिया, उसको पानी में डाला तो H2SO4 का सॉल्यूशन बन गया। अब जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट, और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। तो क्योंकि जिंक सल्फेट जो है ना बच्चों, वो मेरे पास यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है और उसके साथ साथ रिलीज हो रही है हाइड्रोजन जो कि एक गैस है। यहाँ पे गैस इवॉल्व होने की वजह से यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे अपवर्ड एरो से इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि पहले कोई गैस नहीं थी। जैसे ही मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला उस टाइम पे मेरी हाइड्रोजन गैस बनने लग गई। तो क्योंकि बाद में एक गैस, नई गैस इवॉल्व हुई है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग एक अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करने का यही मतलब है कि मेरे पास रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जब रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व होती है तो उसको हम इस अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अगर मेरे पास पहले एक AgNO3 था, AgNO3 सॉल्यूशन था। ठीक है, AgNO3 का सॉल्यूशन था एक्वस सॉल्यूशन, मतलब मैंने AgNO3 लिया, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब उसके बाद मैंने एक और सॉल्यूशन लिया NaCl का, यानी कि NaCl सॉलिड लिया, उस NaCl सॉलिड को मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, देखो इस तरीके से थे मेरे पास दो सॉल्यूशन। एक मैंने सॉल्यूशन लिया AgNO3 का, दूसरा मैंने सॉल्यूशन लिया NaCl का। किसका सॉल्यूशन लिया? NaCl का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब क्योंकि AgNO3 का अलग था, NaCl का सॉल्यूशन अलग था, अब मैंने क्या किया, मुझे इन दोनों को कराना था मिक्स। ठीक है, मुझे इन दोनों के बीच में रिएक्शन करानी थी, और जब मेरे को इन दोनों के बीच में रिएक्शन करानी थी तो मैंने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया और NaCl का सॉल्यूशन लिया और फिर दोनों को मिक्स कर दिया। तो मैंने इसको उठाया और इसको उठा के मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो जब मैंने दोनों को मिक्स किया ना, मैंने क्या देखा कि दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद मेरे पास एक वाइट कलर का सॉलिड सा सब्सटेंस नीचे सेपरेट हो रहा है। मेरे पास उस बीकर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब वो सॉलिड सब्सटेंस क्या था? वो सॉलिड सब्सटेंस मेरे पास प्रेसिपिटेट था। ठीक है, तो पहले मेरे पास AgNO3 का सॉल्यूशन था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में एक्वस लिखा। फिर मेरे पास NaNO3 का सॉल्यूशन था, उसके लिए मैंने ब्रैकेट में एक्वस लिखा। जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो AgCl जो कि एक सॉलिड था, जो कि प्रेसिपिटेट था, वो सेपरेट हो गया और साथ में NaNO3 जो सॉल्यूशन है वो अलग हो गया। तो क्योंकि जो प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस मुझे मिला ना, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस मुझे मिला, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट था। और बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउनवर्ड एरो के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास इस तरीके से डाउनवर्ड एरो गिवन है तो इसका मतलब है वो एक नया सॉलिड सब्सटेंस है जो रिएक्शन में सेपरेट हुआ है, जिसकी पीपीटी बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी केमिकल रिएक्शन को हम लोग ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग उनकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन करते हैं कि एक्चुअल में वो किस फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट थे, है ना। और हम लोग ये भी मेंशन करते हैं क्या कोई गैस तो इवॉल्व नहीं हो रही रिएक्शन के अंदर, या फिर हम लोग कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको भी हम लोग डाउनवर्ड एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ऐसी रिएक्शन लिखी हुई मुझे मिल जाए, मैं रिएक्शन को देख के ही बता दूंगी कि एक्चुअल में उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या थी, और जो बनने वाले प्रोडक्ट्स है ना
उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी। ठीक है, तो ये तो था पहला पॉइंट, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब उसके अलावा जब मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे पास कई बारी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, उन्हीं टेम्परेचर चेंजेस को देख के हम लोग बताते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जल्दी से बताओ, मैंने आपको अपनी क्लास में एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ रहा था और जिस बीकर में, जिस कंटेनर में वो रिएक्शन हो रही थी वो गर्म हो गया था। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वो रिएक्शन कौन सी थी जिसमें हमारा कंटेनर गर्म हो रहा था और उसके अलावा वहां पे रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ रहा था। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि हमने कौन सा एग्जाम्पल स्टडी किया था जहां पे रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास टॉपिक है कि कई बार रिएक्शन में हीट चेंजेस होते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने एग्जांपल बताया था टेम्परेचर बढ़ने का, लेकिन जरूरी नहीं है बच्चों की टेम्परेचर बढ़े, कई बारी टेम्परेचर कम भी होता है। टेम्परेचर कम मतलब मेरा कंटेनर ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, मेरा कंटेनर ठंडा भी हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग रिएक्शन को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन इस टाइप की जब मेरे पास रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बन रही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की और वाटर की रिएक्शन करा रहे थे उस टाइम पे मेरा कंटेनर गर्म हो रहा था, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बोला जरूरी नहीं है कि कंटेनर गर्म हो, कई बारी हमारा कंटेनर ठंडा भी हो जाता है। और वो ठंडा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, हमारे पास उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हीट चेंजेस का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हीट इवॉल्व ही होगी या फिर हमारा कंटेनर गर्म ही होगा, कई बार कंटेनर ठंडा भी हो जाता है। तो अपनी रिएक्शंस को मैं दो तरीके से क्लासिफाई करती हूँ। पहली क्लासिफिकेशन, रिएक्शन जिसमें मेरी हीट इवॉल्व होती है, जिसमें मेरी हीट इवॉल्व होती है, और उसके अलावा ऐसी रिएक्शन जिसमें मेरी हीट एब्जॉर्ब होती है जब मेरा कंटेनर ठंडा हो जाता है और रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन में टेम्परेचर, जब मेरा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसका क्या मतलब है कि उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन अगर कंटेनर गर्म हो जाए तो उसका क्या मतलब है कि उस रिएक्शन में मेरी हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अब मैंने दो तरीके से क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन दो तरीके से क्लासिफाई करने के बाद इनको कुछ नाम भी दिए गए। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, जब मेरे पास हीट बन रही है, कंटेनर मेरा गर्म हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो दो तरीके की रिएक्शंस होती है मेरी, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए, जो हीट अपने कंटेनर से ही ले रही है और कंटेनर को ठंडा कर रही है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, कंटेनर बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया, तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती है मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक करके इन दोनों के एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है या फिर कौन सी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो एक एक करके इनके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ही एग्जांपल डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें मेरे पास हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, अब देखो एक चीज, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से याद कर लो। क्या पॉइंट है कि जितनी भी मेरी कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन मतलब जब मैं किसी भी सब्सटेंस को बर्न करती हूं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो सब्सटेंस बर्न हो जाता है। तो बच्चों जितनी भी मेरी कंबशन रिएक्शन होती है ना,
वो सभी कंबशन रिएक्शन मेरे पास एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, दो तरीके से मैंने रिएक्शंस को क्लासिफाई किया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है जब हीट इवॉल्व हो रही है, जिस रिएक्शन को होने के लिए उसे हीट चाहिए, जब तक उस रिएक्शन को, उन रिएक्टेंट्स को टेम्परेचर नहीं मिलेगा, उसको हीट नहीं मिलेगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जब एनर्जी हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि जिस रिएक्शन में अगर रिएक्शन हुई और रिएक्शन में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि मेरा का पूरा कंटेनर ही गर्म हो गया, तो उससे मैंने पता लगाया कि हाँ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अब ये छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला कि जितनी भी मेरी कंबशन रिएक्शंस होती है ना, वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है। अब कंबशन का क्या मतलब है? कंबशन का मतलब है जब मैं किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो रिएक्शन कहलाती है मेरी कंबशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने कार्बन सॉलिड को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्योंकि मैं कंबशन कर रही हूं कार्बन की, तो कंबशन में हीट रिलीज होगी, मुझे कुछ ना कुछ हीट मिलेगी, है ना, तो इसीलिए ये रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बच्चों जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग प्लस हीट लिखते हैं प्रोडक्ट साइड पे, या तो प्लस हीट लिखेंगे या फिर प्लस एनर्जी लिखेंगे, या फिर हम लोग प्लस हीट एनर्जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस हीट एनर्जी लिखेंगे, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व हो रही थी, हीट बन रही थी, इसीलिए इस रिएक्शन को मैं प्रोडक्ट साइड पे इसके लिखूंगी प्लस हीट, और ये प्लस हीट से ही मुझे पता लगेगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कई बार वो चालाकी करता है, वो प्लस हीट नहीं लिख के देगा, वो आपको प्लस हीट की जगह कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लिख देगा। जैसे कि उसने बोल दिया, प्लस हीट की जगह उसने लिख दिया 100 किलोजूल पर मोल। क्या लिख दिया? 100 किलोजूल पर मोल, या फिर 200 किलोजूल पर मोल, या फिर 500 किलोजूल पर मोल। तो कई बार वो आपको अमाउंट भी लिख के दे देता है, तो अमाउंट देख के कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये अमाउंट प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है ना, इसका मतलब यही है कि मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्या मतलब है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सॉलिड सब्सटेंस को बर्न कर रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए ये रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एग्जांपल्स देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। देखो, जब हम लोग, जो हमारी नेचुरल गैस होती है, अब जल्दी से बताओ नेचुरल गैस क्या होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जब हम लोग बच्चों मीथेन जो हमारा CH4 होता है उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो CH4 + 2O2 गिविंग CO2 + 2H2O, ये रिएक्शन होती है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में भी मैं कंबशन कर रही हूं मीथेन की, क्या कर रही हूं? कंबशन कर रही हूं मीथेन की, इसीलिए कंबशन रिएक्शन में हमेशा हीट रिलीज होती है, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लस हीट या फिर प्लस एनर्जी या फिर प्लस हीट एनर्जी, क्योंकि ये रिएक्शन मेरी कंबशन रिएक्शन है, और जितनी भी कंबशन रिएक्शंस है वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है। बिल्कुल सही बताया। ये जो मीथेन होता है ना मेरा, इस मीथेन को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस बोलते हैं। और क्योंकि इसके कंबशन प्रोसेस पर, इसको बर्न करने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इनको हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, इनको हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरी कंबशन रिएक्शन थी जिसमें मेरे पास हीट यानी कि एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही थी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इसके अलावा अभी भी एक एग्जाम्पल बचा है, जिस पहले एग्जाम्पल की मैं बात कर रही थी कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर था मेरे पास, मैंने इस कंटेनर में डाला कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डाला? कैल्शियम ऑक्साइड डाला। अब मुझे ये बताओ कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं?
जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? मैं बताऊंगी बाद में, पहले आप लोग आंसर कीजिए। तो जैसे ही मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया कंटेनर में, फिर इस कंटेनर में मैंने पानी डालना शुरू किया। मैंने इसमें वाटर डाला क्योंकि मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन बनाना था, ठीक है, मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन बनाना था। फिर मैंने उस कंटेनर को थोड़ा सा स्टिर किया ताकि वो जो कैल्शियम ऑक्साइड मैंने डाला है वो कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स हो जाए, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स हो जाए। तो जैसे ही वो मिक्स होता है ना, मैं देखती हूँ कि जिस कंटेनर में वो रिएक्शन हो रही थी ना, वो कंटेनर बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया। जो मेरा कंटेनर था वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया। तो उसके गर्म होने का रीजन यही है, जो कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में और जो वाटर के बीच में जो रिएक्शन हुई, वो रिएक्शन मिलके बना रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। बिल्कुल सही बोला, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। अब इतना पता है तो ये भी बता दो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब मैंने क्विक लाइम, जो मेरा सॉलिड सब्सटेंस था, उसमें मैंने वाटर यानी कि लिक्विड ऐड किया, तो लिक्विड ऐड करने पर मुझे एक नया सब्सटेंस मिला। जो नया सब्सटेंस सॉलिड था वो क्या था? CaOH होल ट्वाइस। अब ये मुझे बताओ कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम था, तो बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अब क्योंकि मेरा कंटेनर बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो उससे मैंने ये पता लगाया कि रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा हीट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। बिल्कुल सही बोला कि इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम बोलते हैं। तो जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, उस टाइम पे हमारे पास स्लेक लाइम की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब ये स्लेक लाइम बनता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। और ये रिएक्शन भी मेरे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन भी मेरे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हमने एग्जाम्पल देखे। बस इतना याद रखो, जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती है ना बच्चों, ये सारी की सारी कंबशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। मेन एग्जाम्पल है ये। और उसके अलावा जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम से स्लेक लाइम की फॉर्मेशन करते हैं, उस टाइम पे भी मेरे पास एनर्जी रिलीज होती है और वो रिएक्शन मेरे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से जो कंटेनर बन रहा, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही थी, उस कंटेनर में मेरे पास बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होने लगती है और कंटेनर मेरे पास गर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने एक्सोथर्मिक के तो एग्जांपल देख ही लिए, अब एंडोथर्मिक के भी देख लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या एग्जांपल है ना, कि मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसको हीट चाहिए, जो हीट मांग रही है, यानी कि अगर उसे हीट ना मिली, ये जो स्लेक लाइम है ना, ये इसका केमिकल नेम है जो दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही जो क्विक लाइम है वो भी उसका केमिकल नेम है, ठीक है। तो आपके पास एंडोथर्मिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि उस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, उसको हीट चाहिए। अगर उसे वो हीट नहीं मिलती तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, है ना। अगर उसे हीट नहीं मिल रही तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मुझे उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो, एंडोथर्मिक में क्योंकि मुझे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए हमेशा मैं रिएक्टेंट के साथ लिखती हूं प्लस हीट। क्या लिखती हूं? प्लस हीट। और आगे मैं लिखती हूं यहाँ पे प्रोडक्ट। क्या लिखती हूं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्लस हीट, तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है। अगर मैंने ये हीट नहीं दी तो रिएक्टेंट बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहला और बहुत जनरल एग्जांपल है कि जब मैं नाइट्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को आपस में रिएक्ट करा रही हूं, तो ये दोनों ऐसे ही नॉर्मली आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। इसको रिएक्ट कराने के लिए, इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी। और जब हीट देंगे तो ही इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और 2 NO गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मेरा फॉर्म हो जाएगा। और ये रिएक्शन तभी होगी जब मैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इसको दूंगी। अगर मैंने ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट नहीं दी ना, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, है ना। यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
अब बच्चों जैसे कि मैंने बताया था कि जितनी भी मेरी एक्सोथर्मिक कंबशन रिएक्शंस होती है ना बच्चों, वो कंबशन रिएक्शंस मेरे पास एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों याद करो, जितनी भी मेरी डीकंपोजिशन, अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैम डीकंपोजिशन का क्या मतलब है, अभी बताऊंगी उसके बारे में। जितनी भी मेरी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है, सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती है। मतलब कि अगर मुझे डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर किसी एक सब्सटेंस को, डीकंपोजिशन का मतलब है डीकंपोज करना, तोड़ना, तो अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना है, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना है, तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे उसके अंदर जो फोर्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू वो आपस में अटैच्ड है, उस फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, है ना। उस फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए, क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें तोड़ना पड़ता है, एटम्स को अलग अलग करना पड़ता है, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। और क्योंकि इन रिएक्शंस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शंस बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक सॉलिड था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये एक सॉलिड था, मुझे इसको ब्रेक करना है, मुझे इसको डीकंपोज करना है, तो मुझे इसको डीकंपोज करने के लिए कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी, इसको डीकंपोज करने के लिए कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। और क्योंकि मुझे इसको डीकंपोज करने के लिए कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी, तो ये डीकंपोज होके बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। यानी कि अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, मुझे उसको हीट देनी पड़ेगी उसमें, और जब मैं हीट दूंगी तभी वो रिएक्शन हो पाएगी। और क्योंकि इसमें ब्रेकेज हो रही है, इसमें टूट रहा है, ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और मेरी सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों कैसी होती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मुझे जल्दी से ये बताओ। देन उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होते हैं। अब हमें पता है कि हम खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि जब मैंने खाना खाया तो मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी केमिकल, ये CaCO3 आएगा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब मेरी बॉडी में कुछ ऐसी रिएक्शन हुई, तो क्या ऐसी रिएक्शन हुई कि मुझे खाना खाते ही एनर्जी मिलने लग गई, है ना, मेरी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिलने लग गई। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि वो भी एक मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो जल्दी से बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारे पास, जो हमने खाना खाया, ठीक है, अब हमारे खाने में क्या होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो बेसिकली जैसे ही मैंने खाना खाया ना, उस टाइम पे मैंने स्टार्च लिया, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, तो जो मेरे पास केमिकल फॉर्मूला नहीं बताना, केमिकल नेम बताना है, सॉरी। तो कुछ बच्चों ने बोला है लाइमस्टोन, बिल्कुल सही बोला है, कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हम लोग लाइमस्टोन ही बोलते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने खाना खाया, मैंने कुछ स्टार्च इंटेक किया, मैंने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक किए, कुछ लिए, ठीक है। तो जब मैंने कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक किए तो मेरी बॉडी में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट थे। वो एंजाइम क्या करते हैं, उन स्टार्च को, उन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देते हैं, किसमें, ग्लूकोज में, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं, ताकि हमारा फूड जो हम लोग ले रहे हैं वो फूड डाइजेस्ट हो जाए, है ना। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अपने कार्बोहाइड्रेट्स को या फिर स्टार्च को ब्रेक कर देते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। ठीक है, तो मेरी बॉडी में अब खाना खाने के बाद ग्लूकोज आ गया, अब मैं रेस्पायर कर रही हूं, मैं ब्रीथ कर रही हूं, मैं सांस ले रही हूं, है ना। तो जब मैं ब्रीथ करूंगी तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ, जो मैंने ऑक्सीजन इनहेल करी, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा,
और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो खाना मैंने खाया, जो ग्लूकोज बना, वो फॉर्म कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O गैस। इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जब मैंने रेस्पायर किया तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और वाटर निकला, ठीक है, वाटर निकला और उसके साथ साथ जब वाटर निकला तो हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हुई, या फिर हीट रिलीज हुई या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। और जब वो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी मुझे मिल गई और मैं बहुत अच्छे से अपना काम करने लगी, है ना। तो यानी कि ये कौन सा प्रोसेस है? ये हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्योंकि रिलीज होती है, जो एनर्जी मुझे मिलती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि कई बारी रिएक्शंस में बच्चों हीट चेंजेस भी हो रहे होते हैं। जब हीट इवॉल्व हो रही होती है उसको मैंने बोला एक्सोथर्मिक, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है उसको मैंने बोला एंडोथर्मिक, है ना। हीट इवॉल्व हो रही है तो राइट हैंड साइड पे प्लस हीट लिखेंगे, एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पे हम लोग जब हीट इवॉल्व हो रही है तो जो भी आपका राइट लेफ्ट मान लेना, प्रोडक्ट साइड पे हम लोग हीट लिखेंगे। जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्टेंट साइड पे हम लोग प्लस हीट लिखते हैं। जितनी भी कंबशन रिएक्शंस है बच्चों वो एक्सोथर्मिक होती है, और जितनी भी हमारे पास मेरे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो सारी की सारी रिएक्शंस मेरे पास एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। अब आगे बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, एक और पॉइंट यहाँ पे बचता है कि कई बारी हमारे पास रिएक्शंस ऐसे ही नहीं होती। जैसे अगर मुझे कोई रिएक्शन करानी है ना, मुझे उस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना, कुछ पर्टिकुलर कैटलिस्ट देना पड़ेगा। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है अभी बताती हूँ उसके बारे में। तो मुझे कई बारी कुछ रिएक्शंस को कराने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर देना होता है, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशंस भी देनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी रिएक्शंस को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए वो कंडीशंस भी मेंशन करते हैं। और वो कंडीशंस बच्चों हम लोग कैसे मेंशन करते हैं? वो कंडीशंस हम लोग एरो लिखते हैं ना, एरो, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट। तो इस एरो के ऊपर लिख देंगे कंडीशन और एरो के नीचे लिख देंगे कंडीशन। हमें अगर कुछ कंडीशंस गिवन होगी तो बच्चों उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें इसके अंदर रिक्वायर्ड है। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी, अगर ये कंडीशन नहीं होगी ना, रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं एक टर्म की जो मैंने अभी बोली थी, कैटलिस्ट, ठीक है। किसकी बोली थी? कैटलिस्ट की बोली थी, ठीक है। पहले एक जनरल एग्जांपल से बताती हूँ। देखो, अगर लोहे को हवा में खुला छोड़ दो तो कितने सालों तक उस पर जंग नहीं लगता, ठीक है। तो कितने सालों तक उस पर जंग नहीं लगता? कई साल लग जाएंगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है, घर ऐसे तो खराब नहीं होते 10-15 सालों में। कई बहुत पुराने घर होते हैं ना, 40-50 साल पुराने, उनमें जंग लगता है ना। तो रिएक्शन एज इट इज नहीं हो रही, बहुत टाइम लग रहा है रिएक्शन को होने में। लेकिन अगर वही लोहे को अगर पानी में डालो ना, उसी लोहे को, उसी आयरन को बच्चों अगर पानी में डालो तो उसपे बहुत जल्दी जंग लग जाता है ना। यानी कि पानी ने क्या किया, एक तरीके से जल्दी से उस पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद रिएक्शन बहुत जल्दी से हो गई, है ना। अब क्या हुआ, क्या एक तरीके से पानी ने रिएक्शन का रेट बढ़ा दिया ना, है ना। ऐसे ही देखो, अगर कोई भी रिएक्शन थी, सपोज करो वो 1 घंटे में हो रही थी, मुझे उस रिएक्शन के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ा। मैंने अपने लैब में गई, लैब में जाके सेटअप लगा दिया और उस रिएक्शन के लिए मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि यार 1 घंटा अगर मुझे लग जाएगा फिर तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, रिएक्शन तो मेरी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, रिएक्शन तो मेरी हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसी रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट बेसिकली है क्या? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। जो रिएक्शन पहले मेरे पास 1 घंटे में हो रही थी, जैसे ही मैंने उसमें पानी डाला, जैसे ही मैंने उसमें कैटलिस्ट डाला, उस कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन 5 मिनट में होने लग गई, मेरा टाइम सेव होने लग गया।
तो बेसिकली कैटलिस्ट का क्या मतलब है? कैटलिस्ट का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, अब उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब देखो, हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस ना सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, दिन में करते हैं, रात को नहीं करते। अगर रात को अंधेरा हो गया, प्लांट्स खाना नहीं बनाते। जो ग्लूकोज, जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, उनका प्रोसेस नहीं हो पाता है ना। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सनलाइट नहीं है ना। तो सनलाइट प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बच्चों एक प्राइमरी कंडीशन है। अगर सनलाइट होगी तो ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सनलाइट एक अकेला क्राइटेरिया नहीं है, क्लोरोफिल भी होता है। प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होता है ना, क्लोरोफिल लीव्स के ऊपर जो प्रेजेंट होता है। अगर वो क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी रिएक्शन मेरे पास नहीं हो पाएगी, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बच्चों मेरे पास दो चीजें जरूरी है, एक तो सनलाइट, एक क्लोरोफिल। तो एक तरीके से सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना रिएक्शन नहीं हो पाएगी, है ना, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है, जिसमें वो प्लांट्स CO2 को इनहेल करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके खाने की यानी कि ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं। किसकी प्रिपरेशन करते हैं? ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं। और जब ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, जब फूड प्रिपेयर होता है, तो फ्रूट जब मेरे पास ये प्रिपेयर होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस उनकी रिलीज होती है, और जब वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तो वही ऑक्सीजन गैस हम लोग इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा है ना। तो अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई? ये रिएक्शन एक तो सनलाइट की प्रेजेंस में हुई, दूसरा ये रिएक्शन बच्चों क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हुई। किसकी प्रेजेंस में हुई? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हुई। क्योंकि ये दोनों चीजें रिएक्शन के अंदर रिक्वायर्ड है, इसलिए जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है ना, वो सभी चीजें बच्चों हम लोग यहाँ पे एरो के ऊपर लिख देते हैं, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि ये चीजें रिएक्शन में रिक्वायर्ड है और ये मेरे पास प्राइमरी कंडीशंस है होने के लिए, इस प्रोसेस के होने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट और क्लोरोफिल का होना जरूरी है, इसलिए इसको शो करने के लिए बच्चों मैंने इसको एरो के ऊपर रख दिया। ठीक है, ये तो हमने जनरल लाइफ की बात करी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब मैं पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। क्या होता है? KClO3। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब मैं हीट करती हूं ना, जब मैं पोटेशियम क्लोरेट को हीट करती हूं तो मुझे मिलता है KCl + O2। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो रिएक्शन हो जाएगी 2KClO3 गिविंग 2KCl + O2। ठीक है, अब ये KCl भी क्या होता है? सॉलिड, और ऑक्सीजन होती है गैस। तो बेसिकली रिएक्शन अपने आप तो नहीं होगी। ठीक है, मुझे क्या करना है? KClO3 को डिकम्पोज करना है, किसमें? KCl में, और उसके बाद O2 में। ठीक है, तो डिकम्पोज होने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी बच्चों? हीट देनी पड़ेगी, है ना। हीट के लिए, अब वैसे तो मैंने बोला कि डिकम्पोजिशन के लिए प्लस हीट लिख देते हैं, उसके अलावा कई बारी क्या होता है ना, हम एरो के ऊपर भी इस तरीके का एक साइन बनाते हैं, एक ट्रायंगल सा बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बच्चों रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन के होने के लिए ना, इस रिएक्शन के यहाँ पे होने के लिए बैलेंस कर लेना, कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं है तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस रिएक्शन को यहाँ पे होने के लिए कैटलिस्ट भी मुझे रिक्वायर्ड होता है। वो कैटलिस्ट होता है MnO2। क्या होता है? MnO2, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे है क्या? ये मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे मेरे पास एक कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट है। अगर ये कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन मेरी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इस कैटलिस्ट को दिखाने के लिए कि कैटलिस्ट इस रिएक्शन में जरूरी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एरो के नीचे लिख दिया, और क्योंकि हीट जरूरी थी इसके लिए मैंने एरो के ऊपर लिख दिया।
ठीक है। तो ये रिएक्शन जो थी मेरी, इस रिएक्शन में भी हम लोग, इस रिएक्शन में भी कैटलिस्ट रिक्वायर था, हीट रिक्वायर थी। तो इस कैटलिस्ट को शो करने के लिए और हीट को शो करने के लिए हम लोग एरो के ऊपर और एरो के नीचे अपनी कंडीशंस लिख देते हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है। देखो, एक्वस सॉल्यूशन का यहाँ पे मतलब है, आप लोग नमक लेते हो, है ना, नमक ले होता है घर पे। नमक एक सॉलिड है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, आप सभी को पता है ना। NaCl सॉलिड होता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम नींबू पानी बनाते हैं, तो हम उस नमक को या फिर उस चीनी को पानी में डाल देते हैं, है ना। जो NaCl बच्चों पहले सॉलिड था, अब मैंने उस नमक को पानी में मिला दिया, तो उस NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, है ना। अब वो NaCl सॉलिड फॉर्म में नहीं रहा, उसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो एक्वस सॉल्यूशन का यहाँ पे मतलब है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का पानी में सॉल्यूशन। सिर्फ इतनी सी बात है, चीनी को पानी में मिलाओ तो चीनी का जो पानी में सॉल्यूशन होगा वो शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा, वो उसका एक्वस सॉल्यूशन है। NaCl को मैंने पानी में मिलाया तो NaCl जो है ना उसका एक्वस सॉल्यूशन है। तो पहले तो बच्चों में उसको NaCl सॉलिड लिख रही थी जब वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही मैंने इस सॉलिड को पानी में मिलाया, जैसे ही मैंने इस सॉलिड को पानी में डाला, तो पानी में जाके वो डिसॉल्व हो गया, वो घुल गया। और डिसॉल्व होने के बाद उसको मैं बोलती हूँ कि अब ये एक्वस सॉल्यूशन है, और उसको मैं ब्रैकेट में AQ से रिप्रेजेंट करती हूँ। किससे रिप्रेजेंट करती हूँ? AQ से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो इसको याद रखना इस बात को। तो इसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो रिक्वायर्ड होती है केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये भी, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में ये सारी कंडीशन लिखी हुई आएगी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली इन कंडीशंस का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। थैंक यू वेरी मच।